नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों को लेकर होने वाली राजनीति की। बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, साथ ही बात होगी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की भी। सालों से इन दोनों यूनिवर्सिटीज को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अब इस दर्जे को खत्म करने की कोशिश की जा रही। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के बयान के बाद अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल रोहतगी ने कहा कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज को अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कानूनी राय मांगी थी और एएमयू को लेकर अदालत में सुनवाई भी हुई थी। इस बयान के बाद अब बवाल जारी है। एएमयू में अल्पसंख्यक कोटा तो पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन जामिया में यूपीए सरकार ने 50% अल्पसंख्यक कोटा दिया है। इस बयान के बाद जामिया में पढ़ने वाले छात्रों में भी बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी के कुछ नेता इसे सही बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय को इस पर काफी ऐतराज भी है। अब सवाल है कि क्या एएमयू और जेएमआई से अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म होना चाहिए? इसी मुद्दे पर लोकतंत्र में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। दरअसल एएमयू और जेएमआई यूनिवर्सिटी से अल्पसंख्यक दर्जा हटाने की चर्चा पर अब सियासत तेज हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल के उस बयान पर बवाल मचा, जिसमें उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से 50% कोटा खत्म हो और अल्पसंख्यक का दर्जा भी खत्म हो। इससे पहले अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने कहा था कि एएमयू में के माइनॉरिटी स्टेटस वहां से खत्म हो जाना चाहिए। इस पर सुनवाई के दौरान जब जामिया मिलिया का नाम आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पाले में ही गेंद डाल दी। कांग्रेस ने जामिया में 50% अल्पसंख्यक कोटा दिया था, लेकिन अब इस कोटे को लेकर किचकिच हो रही। सत्ता बदलते ही सियासत का मिजाज भी बदलने लगा है। सालों से अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की सियासत तेज हो गई है। अल्पसंख्यक कोटा खत्म करने के लिए जहां जामिया में सियासी जंग जारी है, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अदालत ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी। अब केंद्र पर निर्भर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का अल्पसंख्यक का दर्जा जारी रहेगा या नहीं, लेकिन इसको लेकर सियासती जंग जारी है। जामिया मिलिया और अलीगढ़, इनको ये तो पार्लियामेंट के एक्ट में बनी है, तो ये कहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने इतने दिन इसको सहन किया, वो तो चापलूसी के कारण किया, तुष्टीकरण के कारण किया। माइनॉरिटी राइट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि इसका जो फाइनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। ये भूल जाते हैं कि आर्टिकल 29 बड़ा क्लियरली ये कहते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की मदद मिले या ना मिले, इसके ऊपर इसका निर्भर नहीं होगा। देश के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार से कहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया कोई अल्पसंख्यक संगठन नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत हुई। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें तकनीकी तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जिक्र है। अटॉर्नी जनरल के बयान को लेकर एएमयू और जेएमआई के छात्रों में काफी रोष है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर बवाल काटा था। ये डिमांड होगी कि इसमें अगर कोटा दिया जाए, रिजर्वेशन लगाया जाए, तो भाई हम लोग का भी हक बनता है इस मुल्क में, हमारे लिए भी हर जगह कोटा और रिजर्वेशन दिया जाए। They are basically from socio-economically background, low background, so they should be provided some kind of reservation. मुकुल रोहतगी साहब ने ये बात कही है कि जामिया का माइनॉरिटी स्टेटस वापस लेना चाहिए, लेकिन मामला अभी तो उन्होंने कोर्ट में भी नहीं ले गए, कहीं अर्जी नहीं डाली, तो अभी कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे कि मीडिया हाइप हो। यूपीए सरकार ने जामिया में अल्पसंख्यकों के लिए 50% आरक्षण दिया, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसे हटाने पर चर्चा हो रही है। इसे लेकर छात्रों में नाराजगी है। एक तरफ जहां बीजेपी जामिया में मुसलमानों को 50% आरक्षण को संविधान के विरोधी बता रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इस फैसले को सही नहीं ठहरा रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार एएमयू और जेएमआई से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेगी? दिल्ली से अभिलाषा पाठक के साथ अलीगढ़ से सौमित्र सिंह, एपीएन। या तो एएमयू और जेएमआई यूनिवर्सिटी से अल्पसंख्यक दर्जा हटाने की चर्चा पर अब सियासत लगातार तेज होती जा रही है। अटॉर्नी जनरल के उस बयान के बाद अब बवाल मचता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से 50% कोटा अब खत्म हो
और अल्पसंख्यक का दर्जा भी खत्म हो, यानी कोटे पर अब किचकिच होती नजर आ रही है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी जी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। कमलाकर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही नोएडा से हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आईपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। आईपी सिंह जी, बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही जफर जलानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और शिक्षाविद भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले जलानी साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, कोटे की इस किचकिच को किस नजरिए के साथ आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड का इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है जी। तो मैं जो भी कहूँगा वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहूँगा। ठीक है। जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर का ताल्लुक है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी। और 11 जनवरी को उसकी डेट लगी थी और अब अप्रैल की डेट लगी है। वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ज़रूर है कि गवर्नमेंट उस स्टैंड से अपने को डिविएट कर रही है जो उसने पहले लिया था। पहले गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया था 2006 में हाई कोर्ट के सामने कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और चूंकि 1980 का जो एक्ट था 81 में जो इम्प्लीमेंट हुआ उसमें ये ऐसी दफात लाई गई थी जिससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर रिस्टोर हो। अब वो एक्ट का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगा। अटॉर्नी जनरल की राय उस सिलसिले में कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है उस एक्ट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल होता है या नहीं होता। जामिया मिल्लिया के बारे में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने एक फैसला दिया और उसको भी पार्लियामेंट उसमें अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना था। अब वो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि साहब ये हम इसको शायद ना माने, तो वो मैटर हाई कोर्ट गया था। मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट में डिसाइड हो गया या अभी पेंडिंग है। हाई कोर्ट में पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड यही था कि हम इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। अब अगर वो डिस्प्यूट करेंगे तो उनको किसी कोर्ट में ही आना होगा। खुद गवर्नमेंट अपने आप में ये नहीं तय कर सकती कि उस एक्ट से और उसकी हिस्ट्री से जो नेशनल कमीशन ने डिस्कशन लिया है वो फैसला गलत हो जाए। तो इसके सिलसिले में बहरहाल ये एक सोची समझी मैं समझता हूँ स्ट्रेटजी है बीजेपी की कि वो इस मौके पर कोई और मुद्दे नहीं पा रही इलेक्शन के लिए, तो शायद इलेक्शन के लिए ये 2 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और वो उस सिलसिले में जो सेकुलर पार्टियां हैं देश की उनको भी सामने आना होगा ताकि मामला कम्युनल न होने पाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला रहे। संवैधानिक इश्यूज हैं, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तय हों। इसको जहाँ तक मैं समझता हूँ बीजेपी इसको चाहती है कि ये बात अवाम में जाए। नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब ने इस हवाला भी दिया है, कानून का ही हवाला उनकी तरफ से दिया गया है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन जिलानी साहब, यहाँ पर सवाल उठता है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण को लेकर अगर इस तरह की किचकिच देखने को मिलती है, अगर किसी भी लिंग, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर अगर शिक्षा में भी आरक्षण दिया जाता है तो फिर शिक्षा का स्तर आपको लगता है कि बेहतर होगा? देखिए, ये तो अजीब सी बात है कि खाली मुसलमानों के लिए आप सोच रहे हैं। क्या शिक्षा के क्षेत्र में दलितों का रिजर्वेशन नहीं है? सर, क्या हिंदुस्तान में अगर सब मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक सिर्फ नहीं है, और भी तमाम जातियां हैं, अफोर्ड किया है, और भी तमाम जातियां हैं, वो भी डिमांड इस बात को लेकर करेंगे कि हमें भी आरक्षण ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। दो अलग अलग बेसिस हैं। एक तो अल्पसंख्यक हाँ तो हैं, क्रिश्चियंस कॉलेजेस जो हैं वो भी एग्जेम्प्टेड हैं, माइनॉरिटी के हैं, उनके वहां भी रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड हो चुका है कि वो भी हो सकता है। तो जो जितनी माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में ये आर्टिकल 29-30 से नहीं तो सर, अल्पसंख्यक से मतलब सिर्फ मुस्लिम से ही क्यों लगाया जाता है? पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिहाज से। नहीं, कहाँ मैं कब लगा रहा हूँ? ये तो जो अल्पसंख्यक इदारे मुसलमानों के हैं उनमें मुसलमानों का है, जो अल्पसंख्यक इदारे ईसाइयों के हैं वो ईसाइयों के हैं। खुद हिंदुओं के भी इदारे जो कश्मीर में हैं वो हिंदू भी वहाँ अल्पसंख्यक हैं, हिंदू पंजाब में अल्पसंख्यक हैं, वहाँ वो बेनिफिट क्लेम करते हैं। अल्पसंख्यक राइट्स संविधान ने दिए हैं आर्टिकल 29-30 ने, और उसमें जो स्टेट वाइज देता होता है
ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच टीएपाई वाले केस की उसमें तय हो चुका है कि अल्पसंख्यक जो है वो स्टेट के लेवल पर तय होगा कि किस स्टेट में कौन अल्पसंख्यक है, और उस वजह से हिंदू भी पंजाब में अल्पसंख्यक है, हिंदू भी कश्मीर में अल्पसंख्यक है, हिंदू भी मिजोरम में अल्पसंख्यक है। लिहाजा ये बेनिफिट सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, तमाम अल्पसंख्यकों को है, और वो अल्पसंख्यकों का राइट संविधान से निकला है, वो मुसलमानों की ख्वाहिश पे नहीं है, ईसाइयों की ख्वाहिश पे नहीं है, संविधान निर्माताओं की ख्वाहिश पर है। बिल्कुल सर, आरक्षण का मकसद तो कुछ और था, लेकिन अब आरक्षण का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है जिलानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आईपी सिंह साहब, क्यों ये सितम ढाने की कोशिश की जा रही है? जब लोकसभा चुनाव का प्रचार का मौका था उस दौरान तो ये कहा गया कि सबका साथ सबका विकास। अब आरोप अगर इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि किसका साथ और किसका विकास लेकर चल रही है बीजेपी? नहीं, देखिए बिल्कुल आज भी हम सहमत हैं, लेकिन संविधान जिस बात पर अगर कोई प्रश्न उठाता है, कोई बात विधि संबद्ध बात नहीं है। और मुकुल रोहतगी ने जो कुछ भी, वो अटॉर्नी जनरल है, अगर उन्होंने संविधान संबद्ध कोई बात कही है तो निश्चित रूप से इसका फैसला देश की बड़ी अदालत में होना चाहिए। और माइनॉरिटी और जामिया मिलिया या सर, राय तो एचआरडी मंत्रालय की तरफ से मांगी गई थी, उनसे राय मांगी गई, उन्होंने अपनी राय दे दी। आईपी सिंह साहब, मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से उनसे राय मांगी गई, उन्होंने अपनी राय दे दी कि भाई इस तरह का होना चाहिए। अब क्या कि संविधान उनको क्या स्टेटस देता है, उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या उसका फैसला होता है। उन्होंने अपने सुझाव प्रेषित किए हैं, मैं समझता हूं उस पे उचित निर्णय देश के पक्ष में आएगा। और इस देश में जब मुसलमान कहता है कि हम 14 से 15%, 20% हो गए, तो मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी की बात ही नहीं करनी चाहिए। जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर 1% सिख है उसकी बात तो समझ में आती है, 1.5-2% अगर क्रिश्चियन है तो माइनॉरिटी समझ में आती है, जैन अगर आधे परसेंट 1% है तो माइनॉरिटी में वो समझ में आता है। आप किस हक से ये बात कहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? जामिया के साथ ये अन्याय हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ ये बात हो रहा है, अपना सबका साथ सबका विकास। देश संविधान से चलता है। अगर ये संविधान संबद्ध बात नहीं है, अगर देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि इस पर विचार होना चाहिए तो विचार होना चाहिए। जी कमलाकर त्रिपाठी जी, किस नजरिए के साथ देखा जाए? किचकिच तो जमकर शुरू हो चुकी है, हालांकि विरोध भी खूब देखने को मिला है। एपीएन ने जानने की कोशिश की और ये सब जानने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय भी पहुंचे, जहां पर छात्रों से बातचीत की गई। उन्होंने खूब नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की है, कहा कि उनके हक को मारने का प्रयास किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अक्षय भाई, सबसे पहले तो मैं आईपी सिंह जी पे कहूंगा, एक तरफ वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुद से माइनॉरिटी कौन होगा कौन नहीं होगा ये डिफाइन करने लग रहे हैं। तो ये तो बड़ा विरोधाभास है। नहीं सर, डिफाइन करना होगा। नहीं, अगर अल्पसंख्यकों की बात होती है तो इसीलिए मैंने सवाल उठाया कि अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम समाज से जोड़कर क्यों देखा जाता है? एकदम नहीं देखा जाता है। अभी जिलानी साहब ने आपको इस बात को क्लैरिफाई भी किया कि जब टीएम पाई का जजमेंट आया था उसमें 11 जजेस बेंच थी वो, और उसने क्लियरली ये कहा कि हर स्टेट को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का अधिकार है कि कौन माइनॉरिटी है, और जो माइनॉरिटी है उसके जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उस हिसाब से वो फंक्शन करते हैं। ठीक है। अब आप दो चीजों को अक्षय भाई मैं निवेदन करता हूं क्लब इन न करें। आरक्षण का इशू एक लार्जर इशू है, उसमें आरक्षण में दलितों का भी आरक्षण आता है, उसमें आरक्षण में ओबीसी का भी आरक्षण आता है, उसमें आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण भी आता है। माइनॉरिटी का स्टेटस एक एंटायरली डिफरेंट चीज ही है। संविधान के आर्टिकल 31 में क्लियरली ये डिफाइंड है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे उन्हें ये हक है
कि वो अपनी तालीम देने के लिए अपने धर्म के, अपने संप्रदाय के लोगों को शिक्षित करने के लिए, रोजगार के अवसर देने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए वो अपने इंस्टीट्यूशंस रन कर सकते हैं, जिसकी फंडिंग भी सरकार ही करेगी। उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उनको सेल्फ फंडेड होना चाहिए। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है कि सरकार फंड करती है इसलिए, तो वो तो तर्क कहीं स्टैंड करता ही नहीं। और जो मुकुल रोहतगी साहब जो उन्होंने जिस जजमेंट को कोट किया है, वो मिस्टर, चूंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूं, वो मिस्टर पाशा का जजमेंट 1967 का है। जी जी। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1922 में स्टैब्लिश होती है विद द कैरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। उसके बाद उसमें कई अमेंडमेंट्स आते हैं। 1980 में जो एक्ट आता है और 1981 में वो एनैक्ट किया जाता है, उसके तहत उसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है। अब ये विवाद जो शुरू हुआ था वो ये शुरू हुआ कि उन MD/MS के एडमिशंस को लेकर के जो उनके यहां रिजर्वेशंस थे, उस पे जो कुछ लोगों ने याचिकाएं दाखिल की, 2006 में हाईकोर्ट ने ये व्यू लिया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिस पे वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ये कहा कि नहीं, आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, हाउएवर ये केस डिसाइड होगा बाद में। और उस केस की 11 जनवरी को डेट थी और अब 4 अप्रैल को डेट है। तो बेसिक चीज ये है कि ये मैटर तो सब जुडिस है और देश की एपेक्स कोर्ट में है, तो आई एम नोबडी टू से कि उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन बेसिक चीज ये है कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, और जामिया को जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दिया गया वो माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन ने दिया, और आई थिंक वो 2008 में मिला है इनको। उसके पहले तक वो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। अब बेसिक चीज ये है कि अगर किसी का स्पेशल कैरेक्टर है और जो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसके विपरीत जाने का सवाल नहीं उठता। और इसीलिए लेकिन अब हवाला जो दिया जा रहा है, आपने 1967 की बात की, 1988 मैंने नहीं की, मुकुल रोहतगी साहब जो केस की बात कर रहे हैं, उन्होंने हवाला दिया है, जो मुकुल रोहतगी साहब जो केस कर रहे हैं, को सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जिलानी साहब से बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी IP सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस दलित समाज के वोट की रिजर्वेशन की बात करते हैं, जिस OBC के रिजर्वेशन की बात करते हैं, दलित समाज को तो देश की सप्रेस्ड क्लास थी, इसलिए उनको 3 प्रकार का रिजर्वेशन दिया गया, शैक्षणिक, विधायी और एजुकेशनल। और OBC का जो रिजर्वेशन है वो तो सिर्फ आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, दो आधार थे। माइनॉरिटी का तो स्टेटस बहुत क्लियर है, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसे माइनॉरिटी का स्टेटस तो दिया जा सकता है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिन्हें भारत सरकार सीधे देखती है, उन्हें माइनॉरिटी की निगाह से देखने की क्या जरूरत है। अगर मुकुल रोहतगी ने जो कुछ बातें कही है, जो कुछ भी जवाब सबमिट किया है देश की अपेक्स कोर्ट में, तो मैं समझता हूं कि बड़ी माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व किया गया होगा, उसको देखा गया होगा, उस पर मनन हुआ, मंथन हुआ होगा, उसके बाद ये बात आई है। तो इसको मैं समझता हूं कि जफरयाब जिलानी या कांग्रेस के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। संविधान क्या कहता है, देश की अपेक्स कोर्ट, चलिए ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के चश्मे की नजर से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या निकाले जाएं। जिलानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग है, यानी कि NCMEI, उसने कुछ साल पहले JMI को धार्मिक संस्था के तौर पर घोषित किया था। सवाल यह है कि इस आदेश के आधार पर JMI में अनुसूचित जाति, जनजाति हो गए और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया गया। 50% जो सीटें थी वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई। इससे आपको नहीं लगता कि बाकी लोगों का नुकसान हुआ है? देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। आप इसको इस नज़रिए से देखें कि भारत के संविधान ने और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 29 और 30 को इसलिए शामिल किया था कि इससे माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल लाइफ में अपने आप को सिक्योर महसूस करें, कि वो जो इदारे कायम करें वो उनको सरकार जो है पूरी तरीके से उसका प्रोटेक्शन करेगी। और संविधान के इसी दशा में जब OBC का रिजर्वेशन
आज उसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सरकार ने करने की बात कही, तो संविधान में ये अर्जुन सिंह के ज़माने में ये इंसर्ट किया गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ये लागू नहीं होगा। तो ये संविधान के निर्माताओं को और फिर पार्लियामेंट ने ये वाज़ेह कर दिया कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होंगे वो चाहे सिखों के हों, चाहे मुसलमानों को हों, चाहे ईसाइयों के हों, चाहे हिंदुओं के हों। मेरे लायक दोस्त अभी बीजेपी वाले कह रहे थे कि 20% मुसलमान हैं तो माइनॉरिटी कैसे। मैं उनसे पूछता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कितने परसेंट हिंदू हैं और वो माइनॉरिटी क्यों अपने आप वो कह रहे हैं? वहाँ वो माइनॉरिटी हैं। पंजाब में वो कितने हैं, वहाँ वो माइनॉरिटी हैं। तो यहाँ ये माइनॉरिटी राइट और रिजर्वेशन अलग अलग इश्यूज हैं। आप रिजर्वेशन को इससे जोड़ के मत देखिए। ये संविधान का जो पार्ट है आर्टिकल 29-30, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिहाज से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस राइट को पार्लियामेंट भी खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगी अगर आप ये राइट लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन प्रोविजन से और आर्टिकल 25-26 से ही हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म जाहिर होता है। लिहाजा माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो संविधान के निर्माताओं ने जो दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ही क्लियरली कहा है, उसको आप रिजर्वेशन से मत जोड़ें। दो अलग अलग इशू हैं। रिजर्वेशन इन जनरल जो अलग इशू है वो आर्टिकल 16 वगैरह में देखा जाता है, और रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट से अफेल्ड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर माइनॉरिटी के लिए 50% तक की सीटें रिक्वायर्ड हैं तो दी जा सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसको देखेगा किस स्टेट में माइनॉरिटी के कितने लोग हैं और क्या जरूरत है। लिहाजा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 से हटकर है और वहाँ सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। ये सुप्रीम कोर्ट इसमें तय कर चुका है। हमारे लायक दोस्त जो बीजेपी वाले इसको कह रहे हैं ये इस नज़रिए से न देखे। वो संविधान के निर्माताओं के जो इंटेंशन थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों फैसलों में कहा है कि ये क्यों रखा गया ज़रूरी, ये ज़रूरी रखा गया इसलिए कि देश यूनाइटेड रहे, माइनॉरिटीज सिक्योर रहें, माइनॉरिटीज फील करें कि हम इस देश का पार्ट हैं, इसलिए ये राइट्स रखे गए। इसको टच करने क्यों आप लोगों को ये लगता है कि अगर इस तरह की व्यवस्था खत्म हो जाती है तो आप लोगों के अधिकारों का हनन होगा? तमाम विश्वविद्यालय हैं हिंदुस्तान में और सभी जगह होता है, काबिलियत के आधार पर एडमिशन होने चाहिए। क्यों नहीं लगे? या फिर आपको लगता है कि इस हिसाब से जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, आप उन संविधान के अधिकारों को क्यों होना चाहिए? हवाला दिया गया। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको जिलानी साहब, माफी चाहूंगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जिन्होंने संविधान बनाया क्या उनके इंटेंशन आप डाउट करते हैं? ठीक है, सुनिए, कानून मंत्रालय के सूत्रों ने जो हवाला दिया है उनसे ज्यादा किसी को हमदर्दी थी। जीएमआई अधिनियम 1988 के अनुच्छेद 7 का हवाला दिया गया। ठीक है, आईपी सिंह साहब आऊंगा जिलानी साहब सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री थे तो दो, एक ईरा मेडिकल कॉलेज जो आज यूनिवर्सिटी है, दूसरा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आज इंटीग्रल इंजीनियरिंग कॉलेज था जो यूनिवर्सिटी है। दो माइनॉरिटी के दो बड़े, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल, आज दोनों को यूनिवर्सिटी का दर्जा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने संसदीय क्षेत्र में दिया था। तो सवाल यह है कि अगर माइनॉरिटी में प्राइवेट सेक्टर में है तो वहां आप दिया जा सकता है, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है उसमें इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कि कहीं संविधान इसकी अनुमति देता है। ठीक है, आईपी सिंह साहब, जिलानी साहब जो हवाला दिया गया सुन लीजिए। आप गलत कह रहे हैं सर, जिलानी साहब सुन लीजिए। एक्ट पास किया असम्बली से, संविधान डिसाइड होगा अक्षय बिहारी वाजपेयी ने दिया है। ठीक है, साहब के लगने पे संविधान डिसाइड होगा। ठीक है, जिलानी साहब जो गलत बयानी तो कानून मंत्रालय के सूत्रों ने जो हवाला दिया है सुन लीजिए। जीएमआई अधिनियम 1988 के अनुच्छेद 7 यानी कि आर्टिकल 7 में हवाला उसका दिया गया और कहा गया कि विश्वविद्यालय किसी भी लिंग, नस्ल, जाति या वर्ग के लिए खुला रहेगा, ये कहा गया। और किसी भी शिक्षक या फिर छात्र के रूप में दाखिले के लिए पात्र बनाने के लिए किसी व्यक्ति पर धार्मिक आस्था या पेशे की कसौटी पर लागू करना विश्वविद्यालय के लिए वैध नहीं होगा, ये हवाला दिया जा रहा है। तो इसका जवाब किस तरह से देंगे आप लोग? बिल्कुल गलत है ये बात। आप अजीज बादशाह के केस में देख लीजिए कि उसने कहा है कि माइनॉरिटीज को राइट है यूनिवर्सिटी बनाने का भी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कानून मंत्रालय बिल्कुल गलत लिख रहा है जी। यूनिवर्सिटी भी बना सकता है माइनॉरिटीज, ये अजीज बादशाह ने भी कहा गया है। और उसके बाद ये जजमेंट तो सर जो दूसरे समुदाय के अल्पसंख्यक होंगे तो क्या उन यूनिवर्सिटीज में उन्हें भी इस तरह का कोटा निर्धारित किया जाएगा जिलानी साहब, या फिर मदरसों में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाएगी? उनको भी दाखला, देखिए उनको दाखला मिलेगा
सर कोटा, यहाँ पर कोटे की बात हो रही है कि आरक्षण अगर 50% नहीं होगा, आप लोग कह रहे हैं कि हमारा हक माना जा रहा है, तो बाकी लोगों के लिए क्या आपको नहीं लगता कि वो भी इस बात की मांग करेंगे कि भाई हम भी अल्पसंख्यक हैं जी, सिर्फ उसी हमें भी उसका माइनॉरिटी फायदा मिलना चाहिए, तो नहीं, क्या बिल्कुल मदरसों के लिए जिस लागू माइनॉर- होगा, जिस कुछ इस तरह की माइनॉरिटी व्यवस्था ने- होगी क्या फिर? जिस माइनॉरिटी ने जी नहीं, आपने जो ज्यादा कायम किया है वहां मिलेगा। जिस माइनॉरिटी ने कायम किया है उसके लिए वो प्रोटेक्शन होगा। दूसरी माइनॉरिटी जो है वो वहां पर माइनॉरिटी नहीं मानी जी। जाएगी। जो वो जिस माइनॉरिटी ने कायम किया है, क्रिश्चियंस ने कायम किया है तो क्रिश्चियन को बेनिफिट होगा, उसको ईसाइयों सिखों ने कायम किया है तो सिखों को बेनिफिट होगा। अगर हिंदुओं ने कायम किया है तो जहां हिंदू माइनॉरिटी में है हिंदुओं को बेनिफिट होगा। जिस माइनॉरिटी ने कायम किया है उसको वो बेनिफिट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नहीं, अटॉर्नी उसमें कोई आपकी जनरल दो राय साहब तो नहीं। यही कह रहे हैं, मुकुल रोहतगी जी ने ये कहा कि मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्था नहीं है, और अगर एएमयू पर ये चीज लागू होती है तो जेएमआई पर भी ये चीज लागू होती है। उन्होंने ये बात तो कही। ये तो वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तय बिल्कुल। करेगा। यही सबसे अहम नहीं बात तो है। अलग अलग से सुप्रीम कोर्ट फॉर्मूले का कैसे हो उसके लिए सकते हैं? सुप्रीम जिलानी कोर्ट साहब, का अहम बात है जफरियाब मुकुल रोहतगी साहब को जो गुमराह कहना मत आप करिए। ठीक है। नहीं जिलानी साहब, हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं? फॉर्मूला तो फिर एक आप होना गुमराह चाहिए। करते हैं कौम को पूरी, हम लोग नहीं करते। हम जो बात कह रहे हैं जिम्मेदारी से कह रहे हैं। क्या आईपी होना सिंह चाहिए? साहब, आईपी सिंह साहब, जिम्मेदारी की बात करें जिलानी साहब की, हम पूरी क्या जिम्मेदारी होना के साथ चाहिए? बात कर रहे हैं, लेकिन जो बातें अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कही गई हैं उस पर सियासी जफरयाब बवाल तो मच जिलानी रहा है। साहब कितनी जिम्मेदारी से, कितनी शिद्दत से क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की राजनीति करते हैं। मैं भी लखनऊ में रहता हूं और शायद मैं 25 साल से मैं देख रहा हूं। जी। तो जफरयाब साहब कितने ईमानदार हैं राजनीति के प्रति, देश के प्रति, इसमें आपको धर्म के राजनीति नजर आ प्रति गई। और अन्य धर्मों के प्रति। वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। सर, उत्तर प्रदेश राजनीति ही तो इसमें नहीं सामने जानता, आ रही है। लेकिन हम लखनऊ में अक्षय, राजनीति ही तो इसमें सामने आ रही है, जिलानी साहब। व्यक्तिगत आक्षेप अगर न किए जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्या बेईमानी ठीक है। की मैंने अच्छा, बता ठीक है, दी। व्यक्तिगत आक्षेप किसी पे भी न किए जाए तो नहीं, ज्यादा बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल आईपी सिंह नहीं, साहब को अपनी हमारा तरफ से मकसद बता बिल्कुल दीजिए। भी ऐसा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि क्या राय निकल कर आती है और कानून सम्मत क्या कुछ होना चाहिए या फिर अरे नहीं होना संवैधानिक चाहिए। बात करिए। जी जिलानी साहब, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं मैं- कि क्या मैं कुछ स्टेप बोलूं होगा। अक्षय जी? जी आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। जी जिलानी साहब, मैं जो संविधानिक निर्णय मैंने आपसे जिक्र किया है जी। 100% जो बात है इसको टेस्ट कर लीजिए। आपको अजीज बादशाह केस पे ये मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई माइनॉरिटीज भी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर सकती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्टैब्लिश कर सकती हैं। तो ये तो उस निर्णय में मिलेगा। टीएफआई केस पे मिलेगा कि स्टेट लेवल पर माइनॉरिटी का डिटर्मिनेशन होगा, किस स्टेट में किसकी अभी मेजॉरिटी है, इंटीग्रेटेड कौन यूनिवर्सिटी minority की में बात तो मैंने ये मैंने जफरयाब कहा। साहब किया। दूसरा ये जजमेंट ये मैंने ईरा संविधान में लिखा हुआ है मेडिकल कॉलेज जो था कि जो यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी कन्वर्ट हुआ, हमने तो उसका जिक्र ठीक किया। है, ठीक है। आईपी सिंह साहब आऊंगा, लेकिन एक बात और भी कही गई है अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कि वो जो तो विश्वविद्यालय की स्थापना है उसका मोटिव जिलानी साहब साहब कुछ और था, है ना। स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत हुई थी और उसके बाद उन्होंने 1988 के आर्टिकल 7 का हवाला भी दिया कि अगर ये फॉर्मूला लागू होता है एएमयू पर तो यही जेएमआई पर लागू क्यों नहीं होना चाहिए। ये रोहतगी साहब की राय आप एएमयू के बारे में बता रहे हैं या जेएमआई के बारे में बता रहे हैं? सर अगर एक फॉर्मूला AMU एक के बारे जगह में पर किया लागू है होता तो है, उनको मामला जो कोर्ट में 1980 है, में अमेंडमेंट हुए, जो पार्लियामेंट जी वो साफ इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है वो। हाँ तो मैं तो कह रहा हूं ना कि जो ये रोहतगी साहब कह रहे हैं जी, तो मैं इनसे यही कह रहा हूं कि जो चीज 1920 के एक्ट में कमी पाई गई थी, अजीज बादशाह केस ने उसको कहा था कि ये इस एक्ट के इस लफ्ज की वजह से, उसमें लिखा हुआ था प्रेम बिल में कि ये यूनिवर्सिटी उस एक्ट से स्टेब्लिश हुई है। 1980 में जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया उन्होंने उस प्लस को वहां से निकाल दिया और पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी है। पार्लियामेंट ने पास किया उस कानून को, उसमें हिस्ट्री लिखी है किस तरीके से ये कॉलेज पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, किस तरीके से सोसाइटीज बनी, किस तरीके से मुसलमानों ने इसके लिए कनेक्शन किया और वो यूनिवर्सिटी में इनकॉर्पोरेट हुआ। ठीक है, ठीक है जिलानी साहब, हम आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप लोग कह रहे हैं कि भाई केंद्र की बीजेपी सरकार ये अन्याय करने की कोशिश कर रही है, अच्छे दिनों का वादा देकर सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन दिखाने की कोशिश की जा रही है।
स्टेप क्या होगा? हम स्टेप जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये देश प्रीडोमिनेंटली सेकुलर है जी। अगर वो उसने मोदी जी के इस नारे को पसंद किया कि डेवलपमेंट का नारा दिया उन्होंने, ठीक है, उस पर उनको वोट दिया गया, तो ये देश जब उनकी ये पॉलिसी सामने आएंगी कि जो यकीनन फिरकों के लड़ाने की है और सबके विकास की नहीं है जी, तो मैं समझता हूँ कि देश उनको जैसे रिजेक्ट कर रहा है दिल्ली और बिहार में, ऐसे हर जगह रिजेक्ट करेगा। चलिए ठीक है, ये कमलाकर देश त्रिपाठी सेकुलर जी, है, ठीक है। जिलानी सेकुलर साहब इस रहेगा। तरह से अपना वो पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के ये चाहने से सिर्फ और बंद हो सिर्फ जाएगा। अन्याय है। मर्सियां पढ़ी जा रही थी। काश जो पश्चिम बंगाल में हुआ उस पर भी कुछ मर्सियां पढ़ी जाती तो बड़ा अच्छा रहता। जफरयाब साहब, ठीक है, ठीक है, आईपी सिंह साहब आपके पास आऊंगा। कमलाकर त्रिपाठी जी, एक सप्ताह बीतने को गया, मैंने भाई, चैनल पर एक आपके चीज मैं दो क्लियर शब्द करना नहीं चाहूंगा, वो जो डिबेट का बार इशू नहीं बार ठीक है, आईपी सिंह साहब कमलाकर जी को भी सुन लीजिए। जो डिबेट बार का इशू बार नहीं है। आप आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं जी, किसी इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस खाली आरक्षण तक सीमित नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसको फिर दूसरे प्रक्रिया में देखेंगे तो जो आप दलितों के और बाकी आरक्षण जिन इंस्टीट्यूशंस में मिलता है उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन कंसिडर नहीं होता, उसमें वो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देते, तो मुसलमान तो वहां डिप्राइव्ड हो गया, माइनॉरिटी वहां डिप्राइव्ड हो गई। वहां माइनॉरिटी को, चाहे वो सिख हो चाहे वो ईसाई हो, वहां माइनॉरिटी को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप SC ST या OBC का रिजर्वेशन की बात कर रहे हो तो जब आप वहां उनके राइट्स से उनको डिप्राइव कर रहे हो, माइनॉरिटी का अगर कुरैशी भी होगा तो उसको नहीं मिलेगा, माइनॉरिटी का कुम्हार होगा, बढ़ई होगा, उसको नहीं मिलेगा। तो जब आप एक जगह नहीं, मेजॉरिटी में आप उनको डिप्राइव कर रहे हो रिजर्वेशन से, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट मिला हुआ है कि वो अपने जाति को, धर्म को, संप्रदाय को शिक्षित करने के लिए इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, और इस पे सुप्रीम कोर्ट की 11 बेंच जज का जजमेंट भी आ चुका है। एक चीज, और दूसरी चीज, मुकुल रोहतगी जी ने जो ओपिनियन दी है वो एज अटॉर्नी जनरल उनकी अपनी ओपिनियन है जी। ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट में वैलिड वो मानते हैं या नहीं मानते, ये तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया होगा। अभी तक जो स्टेटस है उसमें 2006 वाले केस में जब हाईकोर्ट ने, यूपी हाईकोर्ट ने ये कहा AMU से कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हैं, उसके अगेंस्ट जब वो देश की एपेक्स कोर्ट में जाते हैं तो इमीडिएटली एपेक्स कोर्ट उनको इंटरिम रिलीफ ये देती है कि नो यू आर अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन उस केस का डिसीजन वो पेंडिंग छोड़ते हैं, जो अभी तक पेंडिंग है और उसकी चल रही है बहस। तो बेसिक चीज यहां पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट उनको दिया गया है वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब अगर उसका लीगल इंटरप्रिटेशन, अभी तक ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को डिस्प्यूट नहीं करती थी, और जो आप कह रहे थे AMU में 1920 में जो एक्ट आया था उसका, जब वो यूनिवर्सिटी बनी पहली बार उस कॉलेज से, उस समय ये उसमें इनकॉर्पोरेटेड था कि ये माइनॉरिटीज के लिए फंक्शन करेगी, उसका कैरेक्टर माइनॉरिटी का था। बाद में उसमें कुछ चेंजेस आने के बाद जब ये डिस्प्यूट उठा तो 1980 में जो अमेंडमेंट आया, थर्ड अमेंडमेंट, वो 81 में एनैक्ट हुआ, उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि इसका कैरेक्टर माइनॉरिटी का है। अब अगर उसके डेफिनेशन में कोई डिफाइनिंग अथॉरिटी इज द कोर्ट, तो जब एपेक्स कोर्ट में यह चीज पड़ी हुई है तो ठीक है, मुकुल रोहतगी ने अपनी सरकार का स्टैंड और अपना व्यू दिया है कि वो इसको माइनॉरिटी नहीं मानते। तो ये तो तय हो गया कि बीजेपी की सरकार माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर के उस तरह से गंभीर नहीं है। ठीक है, जिलानी साहब इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि इस मसले को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, अधिकार की यहां पर बात हो रही है, लेकिन सियासत तो खूब होगी, ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जिलानी साहब, आप कमलाकर त्रिपाठी साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी, जाहिर है कमलाकर त्रिपाठी साहब जो बात कह रहे हैं वो संविधान और उसका जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया वो बात कह रहे हैं, तो वो तो उससे जाहिर कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता है।
जो वो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। वो जो बीजेपी ने डिक्लेयर किया था, मोदी साहब ने पहले कहा था सबका साथ सबका विकास, अब वो अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। तो ठीक है, ये देश सिर्फ मोदी साहब के नजरियात को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये देश जो है वो डेवलपमेंट पर उनके साथ हो गया था। बिल्कुल सर, ये देश हर उस शख्स का है जो यहाँ पर निवास करता है, जो यहाँ का रहने वाला है, जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, उतना ही उसका अधिकार है। जिलानी साहब, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना आईपी सिंह साहब का है, जितना कमलाकर त्रिपाठी जी का है। आईपी सिंह साहब, क्यों ये अन्याय करने की कोशिश की जा रही है? जिलानी साहब तो यही कह रहे हैं ना बार बार, संविधान का यही कहना है कि इसी बात का तो डर था, शायद वो यही कहना चाह रहे हैं कि इसी बात का डर था कि भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र की सत्ता पर काबिज होगी तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें श्री कमलाकर जी अपनी बात कह रहे थे, ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर और देश का जो संविधान था उसने दलित के बारे में विचार किया, क्योंकि वो देश की सप्रेस क्लास थी। उसी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है माइनॉरिटी को, और बाद सिंह में जी कहीं अलग से नहीं आया है। सुनिए, बाद में ओबीसी को जो आरक्षण मिला उसमें विधायी आरक्षण की व्यवस्था नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें ये तय हो गया कि 49 आपके बाद हम देश में आईपी सिंह जी माइनॉरिटीज को भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 से लेकर के 31 में डिसाइड किया गया, उन्हीं संविधान निर्माताओं ने डिसाइड किया। तो आप माइनॉरिटीज का जो राइट्स है उसको कैसे हैम्पर कर सकते हो? इंस्टीट्यूशन लखनऊ में दिए, 2 इंस्टीट्यूशन प्राइवेट, अरे भाई 2 दिए तो एहसान थोड़ी कर दिया। आप लोगों ने तो इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को दे दिया, तो इतनी लोगों को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, पूरे शिक्षा जगत को कॉर्पोरेटाइज कर दिया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से लेकर के सारी यूनिवर्सिटीज आ गई, बात उसकी मत करिए। आप बताइए कि 58 सालों में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से पहले प्राइवेट सेक्टर में कौन सा आपने, यही तो मैं कह रहा हूं कि आपने शिक्षा तक का व्यापार कर दिया आईपी सिंह जी। ये व्यापार की शुरुआत ही भाजपा से हुई है देश के इतिहास में, और जो व्यापारी होता है वो किसी वर्ग विशेष का नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो भी खुलेंगी वो लोगों को चूसने का काम करेंगी। हमारे आपके जैसे पेरेंट्स में दबाव पड़ता है, आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? इस देश में शिक्षा को व्यापार बनाने का काम बीजेपी ने किया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम उसमें घसीट करके तो आप मेरे लिए और आसानी कर दे रहे हैं। बेसिक चीज ये समझिए कि इस पूरे मुरली मनोहर जोशी जी के समय में 173 यूनिवर्सिटीज को दिया गया, उसमें अगर 2 यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी की भी हो गई तो उसमें कौन सा हो गया? कोई भी जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है तो वो खून चूसने के लिए बनती है। खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा, ये नारे लेकर के हम लोग यूनिवर्सिटी में चलते थे आईपी सिंह जी। और आज आप लोगों के कारण, फैली शाहों के कारण, सिक्कों की खनक ने आप लोगों के कान को बहरा कर दिया था। जो आपकी एनडीए की सरकार आई, ठीक है कमलाकर जी, कर दिया। अब आईपी सिंह जी को भी सुन लेते हैं जी। क्या कारण थे कि माइनॉरिटी इस देश का अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाया? उसके पीछे किसकी जिम्मेदारी तय होती है? क्या कारण था? क्योंकि कांग्रेस वोट की राजनीति करती है। देश के मुसलमान को कभी नागरिक नहीं, वोट बैंक समझा कांग्रेस ने। कम से कम दिलों को बांटने की राजनीति नहीं करते आईपी सिंह जी, के नाते कम से कम दिलों को बांटने की राजनीति नहीं करते। आप लोगों ने तो देश को बांटने की साजिशें कर दी हैं। आप बेटियों की बात, कम से कम भाजपा वालों से राजनीति और राज कैसे चलाना है ये तो हमें नहीं सीखना है। अक्षय जी, एक पुराना शेर है, एक मशहूर शायर का, जो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो साहिबे मनसब हैं कल नहीं होंगे, आज जो साहिबे मनसब हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, और हर किसी का लहू शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
आपको आईपी सिंह जी ये समझना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको ठीक है कमलाकर जी, आपने अपने शेर के माध्यम से अपनी बात रख दी है। ठीक है, आने से पहले भी देख रहा था और आते समय भी स्टूडियो में बैठ के भी देख रहा था। इस देश का आदमी कैसे खड़ा हो, वो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री उस पर विचार करते हैं। देश कैसे आगे बढ़े। अरे वो देश में खड़े हो गए, यही बहुत है। देश में तो जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां बीजेपी की मट्टी पलीद हो जा रही है। कमलाकर जी, तो आईपी सिंह साहब, करिए राजनीति अल्पसंख्यकों के लिए खासकर अब हम जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, क्या कोई खास योजना मोदी जी के जहन में चल रही है? क्या आपकी सरकार के जहन में है क्या इंटीग्रेटेड? ठीक है, अगर आप लोग इस बात को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है ना, तो कोई खास योजना है क्या? देखिए, मैं बार बार कहना चाहता हूं, जाति पंथ मजहब से ऊपर उठकर एक देश के एक आम नागरिक की तरह विचार करिए। अगर माइनॉरिटी ने अगर कुछ किया होता तो शिक्षा सबसे ज्यादा, जफरियाब साहब बताइए, सबसे अशिक्षित मुस्लिम बहनें कैसी हैं? कैसे माँ बेटियां मुस्लिम में अशिक्षित हैं? उनके प्रति नहीं, जो सेकुलर पार्टियों की बात करते हैं वो इस्लाम। चलिए ठीक है आईपी सिंह साहब, इस बात का जवाब हम जिलानी साहब से लेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होती जी। कैसे बहु विवाह समाप्त किया जाए, कैसे देश में आम नागरिक अपने पैर पर खड़ा हो, उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इस बात का जवाब हम लेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आकर ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर अब किस तरह के स्टेप उठाए जा सकते हैं, क्योंकि विरोध जब एएमयू को लेकर जब इस तरह की स्थिति हुई थी तब जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला था। अब जीएमआई को लेकर जिस तरह से अब ये तमाम बातें कही गई हैं, अब आक्रोश छात्रों में अभी भी देखने को मिला। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।